नमस्कार। सीधी लकीर विद धीरेन्द्र पुंडीर में आपका स्वागत है। आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तो उस वक्त 2017 का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण याद आता है। यूपी में दो लड़के एक साथ इकट्ठा हुए और उनको 2017 के वक्त का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रयोग कहा गया और उसके पीछे कहा गया भारतीय राजनीति को नई दिशा देने, नए अपनी स्ट्रेटजी से खड़ा करने वाले प्रशांत किशोर का दिमाग। लेकिन जनता जैसे कुछ अलग सोचती है और उसको पढ़ने में ये दोनों लड़के मात खा गए। जब रिजल्ट आया तो उल्टा दिखाई दिया। अब 2024 की वापस उसी खूबसूरत राजनीतिक कवायद को एक बार फिर दोहराते हुए दिख रहे हैं। वो 2017 के लड़के अब 2017 से 24 तक मुझे लगता है राजनीतिक रूप से परिपक्व हुए होंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की उस राजनीति में जिसमें किसी को भी अब रास्ता ढूंढना मोदी के चक्रव्यूह में मुश्किल हो रहा है, और ख़ास तौर से जब योगी उसके महारथी हों। ऐसे में इस गठबंधन के मायने क्या हैं? क्या ये गठबंधन एक दूसरे को सियासी मात और शह का खेल तो नहीं है? क्योंकि 2017 के चुनाव के बाद एक दूसरे के साथ जिस तरह विदा हुए थे, उसी तरह से ये मुलाकात कहीं वापस उसी अंजाम पर तो न खत्म होगी। इसी पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ हैं हमारे सीनियर एडिटर कपिल शर्मा जी, और मेरे साथ जुड़ेंगे अनुपम जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और इलाहाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शुरुआत अगर हम लोग उसको करें कि उत्तर प्रदेश जहां 80 सीटें हैं, जहां पिछली बार लगभग 50% का आंकड़ा छू लिया था उस वोट प्रतिशत में, जो एक इनविंसिबल कंडीशन मानी जाती है, और पिछले 5 सालों में कम से कम उत्तर प्रदेश में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है जिससे कि ये कहा जा सके कि ये बहुमत नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन फिर भी आखिर गठबंधन हुआ है, राजनीति है, तो उस पर बात तो होगी। कपिल, आपको क्या लग रहा है कि ये जो गठबंधन है इसका रिजल्ट क्या है? देखिए, रिजल्ट तो जनता तय करेगी, मतलब मैं कोई जल्दबाजी उसमें नहीं करूंगा। लेकिन धीरेन्द्र जी, ये बात तय है कि 2019 में तो एक महागठबंधन का एक माहौल भी दिख रहा था, इस वक्त वो भी नहीं दिख रहा है। और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ये जो गठबंधन है वो मजबूरी का गठबंधन है, मजबूरी का बंधन है, गठबंधन भी नहीं, मजबूरी का बंधन है। उसके पीछे वजह यह है जो सबके सामने है, उसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि आप 2024 के इलेक्शन के लिए एक महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक पीडीए और इंडिया और न जाने कौन कौन से उसमें विशेषण जोड़ करके एक ऐसा समूह बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी जो प्रचंड बहुमत से पिछली बार जीते थे और इस बार भी वो दावा कर रहे हैं कि 400 पार जाएंगे, उनसे मुकाबला करना है। और आप चुनाव घोषणा की मुहाने पर बैठ करके आज जाकर के आज और कल में जो है वो सीटें अनाउंस कर रहे हैं, तो वो ऐसा गठबंधन जो जनता तक ही नहीं पहुंचेगा, तो उसका परिणाम हम अभी से क्या उस पर बताएं और क्या उस पर चर्चा करें। क्योंकि जो साथी, जो घटक आपके गठबंधन में हैं, वो ये पता नहीं होता कि आज हैं कल रहेंगे या नहीं रहेंगे। उनकी जो मंशा है, गठबंधन क्या होता है कि आप जब किन्हीं मुद्दों पर सहमत होते हैं, आप किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने साथ आते हैं, लेकिन ना तो आपके अभी जो लक्ष्य हैं वो निर्धारित हैं। एक आप वेग सा लक्ष्य मान सकते हैं कि हमको मोदी को हराना है या भारतीय जनता पार्टी को हराना है, लेकिन वो कैसे हराना है, ये आपका जो दृष्टिकोण है या ये जो आपका विजन है वो कहीं उस गठबंधन में दिखाई नहीं देता है। तो कैसे जो जिन वोटर के पास आप जा रहे हैं वो कन्विंस होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के जवाब में आपने जो सवाल पूछा था कि इसका जो नतीजा क्या होगा वो छुपा हुआ है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि जो पार्टी 2.27% वोटों पे सिमट गई हो 2022 के चुनाव में, जब बहुत बड़ी मतलब प्रियंका गांधी जो हैं, जिस तरह से वो इस अंदाज के साथ आई थी प्रियंका गांधी, वो लग रहा था कि उन्होंने बहुत मेहनत कर ली है और उनके कार्यकर्ता हैं, और ख़ासतौर से उस वक्त जो उन्होंने विपक्ष का स्पेस खाया था,
हैं, ये लग रहा था कि जैसे वो एक पूरे बदलाव के लिए तैयार होके आई हों। 2019 का मैं दर्शकों को बता सकता हूं कि 2019 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिम का चार्ज दिया गया और इधर प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश का चार्ज दिया गया, तो कहा गया कि जैसे ये एक बदलाव है पूरा एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में, अब कांग्रेस वापस अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। हालांकि पिछली बार भी कांग्रेस ये कोशिश कर रही थी कि वो इस पूरे गठबंधन को बना सके, लेकिन पिछली बार इतना शक्तिशाली गठबंधन विपक्ष के हिसाब से तैयार हुआ था, जिसमें बहुजन समाज पार्टी, जिसके पास अपना एक वोट है, काडर है, ताकतवर, और जिसकी वोट के साथ निकटता है अपने वोटर्स के साथ, फिर समाजवादी पार्टी जो सत्ता में रही थी इससे पहले, और अखिलेश को एक नई उम्मीद कहा गया जिसका जातीय आधार और मुस्लिम वोटों का मत था। इसके बावजूद जिस तरह की सफलता बीजेपी को मिली उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, और ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री खुद 46वीं बार पहुंच रहे हों, जब योगी आदित्यनाथ हर एक जगह को बिल्कुल मथ रहे हों, ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस गठबंधन की जरूरत क्या थी? क्योंकि मेरे जानकारी जो मेरी समझ कहती है वो ये कहती है कि मुस्लिम वोटर्स के लिए ये बेसिक गठबंधन तैयार किया जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम वोटर कहीं शिफ्ट ना हो। क्योंकि अगर आप गौर करेंगे तो पिछले कुछ समय से कांग्रेस ने जो कुछ राज्य जिसमें जीत हासिल की है वहाँ उसने मुस्लिम वोटर का शिफ्ट देखा है। और अगर हम लोग बंगाल की बात करें तो वहाँ भी मुस्लिम एक मुश्त गए हैं, चाहे वो कर्नाटक में हो। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो प्रेशर है, ये क्या प्रेशर है? क्योंकि आपकी आधी अधूरी तैयारी है। आप परसों तक कह रहे थे कि हम उनकी यात्रा में शामिल हो रहे थे, आप यात्रा में शामिल नहीं हुए, और अचानक आपने कहा अंत भला तो सो भला। आप इसको कैसे देखते हैं कपिल? देखिए, मैं इसको जो है वो जिस तरह से हम इसके पहले वाले सवाल के जवाब में बात कर रहे थे कि कोई विजन दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ ये एक चीज है कि हमको जो प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीतती आ रही है, या यूपी में जिस तरह का किला बीजेपी ने बना लिया है उसको कैसे तोड़ना है। तो उसको जातिगत आधार पर, और जिस तरह से आपने कहा कि मुस्लिम एक बहुत बड़ा वोट बैंक है बंगाल की तरह यूपी में भी, तो यूपी में वो डिवाइड ना हो, और इसलिए बार बार बात होती है कि सारे जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं वो एक साथ आएं। कई ऐसी पार्टियों के नाम भी ले लिए जाते हैं जिनका कहीं कोई लेना देना, जिनकी कहीं कोई बातचीत भी नहीं होती है, वो भी शामिल कर लिए जाते हैं। तो ये डेस्परेशन दिखाता है धीरन जी, और वजह यही है कि कैसे न कैसे चुनाव के ठीक पहले आप साथ में आकर के लड़ जाएं। लेकिन अब जो जनता है, जो वोटर हैं, वो भी समझदार हैं। वो समझते हैं कि आखिर इनका एजेंडा क्या है, किस एजेंडे पर काम कर रहे हैं, इनका विजन क्या है। अभी कि ये जब चुनाव के पहले गठबंधन नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कहीं जीत गए, सरकार बन गई, तो वो कैसे सामंजस्य होगा। तो ये जो भरोसा दिलाना है, वो जो विपक्षी गठबंधन है उसके लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब आपस में ही भरोसा नहीं होगा तो जनता के बीच कैसे उनको कन्विंस कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी चीज है मुझे लगता है इसमें। लेकिन मैं जो सीटें मिली हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं कपिल। 17 सीटें दी हैं, जिनमें से कुछ सीटें तो ऐसी दी हैं जहां कांग्रेस की जमानतें जब्त हो गई थी। जस्ट वैसे मैं अगर उसको आंकड़े को देखता हूं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि वो जो है वहां जो 17 में से 12 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी कांग्रेस की पिछले चुनाव में। अचानक उन्होंने 5 साल में ऐसा क्या कर दिया कि जो वो उन सीटों पर जीत जाएगी। ऐसा कांग्रेस में जब हारते हैं राहुल गांधी तो वापस अब तक 4 बार पहुंचे हैं। मैं बल्कि उनकी पूरी चुनावी स्पीच देख रहा था, उस स्पीच में वो ये कोशिश नहीं कर रहे थे कि किसी इमोशनल बॉन्डिंग को वो खड़ा कर सकें, यानी वो इमोशनल बॉन्ड जो रायबरेली और अमेठी के लोगों को वापस यकीन दिला सके कि ये परिवार उनके लिए एक शुभंकर है, उनका एक मस्कट है, और रायबरेली खुद से जाकर उनको इम्तिहान देती है कि देखिए हमने आपको पास कर दे। फिर मुकाबला उनसे करना है जो वहां पर स्मृति ईरानी जिनके घर का आज जो है गृह प्रवेश वो कर रही हैं, वहां जाकर के वो तमाम सारी चीजें हैं वो अपना घर अमेठी को बताती हैं, वहां के लोगों से संवाद करती हैं, वहां जाकर के ये अपनत्व वो दिखाती हैं। उनसे आपको मुकाबला करना है। और इस पूरे भाषण को आपने गौर किया 2 दिन, चूंकि कपिल बहुत
बिल्कुल करीबी कांग्रेसी राजनीति को परखते हैं हमेशा, इसीलिए मैं कभी ये पूरे भाषण में आपने देखा वो वहाँ भी अडानी को अंबानी या इस तरह के नाम लेकर, या फिर कौन है मालिक कौन है, या पिछड़ा, इस तरह की मतलब उन दो देखिए इसमें मुझे गठबंधन दिख रहा है धीरेन जी। आपने देखा होगा कि जब यूपी के विधानसभा चुनाव थे तो अखिलेश के भी इसी तरह के बयान आ रहे थे। अखिलेश भी पत्रकार वार्ता में जो है वो काउंटर क्वेश्चन करते हैं, जो पत्रकार हैं उनको झिड़क देते हैं, तो ये आपका फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। दरअसल राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक बहुत अलग छवि के साथ सामने आए थे, उनकी एक अलग छवि उस यात्रा ने गढ़ दी थी। मैं इस बात को पूरी ताकत के साथ कहता हूं। लोग जो हैं वो देख रहे थे कि हाँ ये अब भारत को समझने के लिए निकले हैं, और वहां उनको जो समर्थन मिला या जो भीड़ उनकी यात्रा में आई, या फिर जिस तरह से उस यात्रा को उन्होंने कैरी किया पूरे देश में जाकर के, वो बात जो है वो न्याय यात्रा में मुझे नजर नहीं आ रही है। ये मिसिंग है, कोई एक्स फैक्टर मिसिंग है उसमें। अनुपम जी, क्या हमारे साथ आवाज आ रही है? अनुपम सर आपको? जी हाँ, बिल्कुल आवाज सर। ये जो गठबंधन है ये 2017 में जब हारा था, दो लड़के जब हारे थे, जो अब मुझे लगता है अब कम से कम दो लड़के नहीं लिखेंगे पत्रकार, हालांकि उस समय भी वो लड़कों की उम्र से बहुत ज़्यादा थे मुझे लगता है, लेकिन अब नहीं लिखेंगे। तो आपको लगता है कि इस बार वो दोहराया नहीं जाएगा कि तुमने इनको हमने ज़्यादा सीटें दे दी थी, इनको देनी नहीं थी, क्योंकि आपने 17 में से 12 सीटें वो दी हैं जिसमें जमानत जब्त हुई थी, और आपने ये सब, तो आपको इस गठबंधन की मजबूरी लग रही है या एक स्वाभाविक लड़ाई के लिए तैयार वो लग रहे हैं? देखिए, 2012 के बाद अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने एक भी चुनाव बिना गठबंधन के नहीं लड़ा है। चुनाव के बाद उनका आज तक एक भी गठबंधन नहीं टिका है, और उसके बाद ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो बहुत जाहिर सी बात है चल रही था और चला भी है। रही बात मजबूरी की, समाजवादी पार्टी को लेकर उन्हें खुद भी एक दिक्कत आ रही थी। उनको इस बात का एहसास था कि जो मुस्लिम वोट है उनसे दूर चलता जा रहा है। आप देखें, जो अखिलेश यादव जिस 32-33% वोट की बात करते हैं, उसमें राजभर का भी वोट था, उसमें दारा सिंह चौहान का भी वोट था, उसमें अपना दल का भी वोट था, उसमें आपको जयंत चौधरी का भी वोट था, वो तमाम लोग, महान दल का भी वोट था, वो तमाम लोग जो आपसे दूर जाते चले गए। तो एक जाहिर सी बात है कि आपके पास अपना वोट क्या है, वही ले दे के 6 से 8%, 9% यादव, जिसका 25% अभी तक जाके CSDS के डेटा के उनके मुताबिक लोकसभा में जाकर मोदी को वोट डालाता है। तो आपके पास अपना वोट है कितना? तो आपका जो सबसे बड़ी डिपेंडेंस है अखिलेश की नहीं, तमाम रीजनल छत्रप की, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे ममता हो, चाहे लालू हो, चाहे केजरीवाल हो, सबसे बड़ी आपकी डिपेंडेंस है मुस्लिम वोट पे। और वो मुस्लिम वोट आपको अपने से अलग जाता नजर आ रहा था। वो कह साहब कि हमने आपको झोली भर के वोट दिया। मैं अक्सर कहता हूं 2022 में इनको जितना वोट मिला, इतना वोट केवल जिन्ना को मिला था तो 1946 के चुनाव में। तो इतना वोट लेने के बाद आप 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, अपने सारे समाजवादी गढ़ हार गए, आप कन्नौज हार गए, आजमगढ़ हार गए, बदायूं हार गए, और रामपुर जैसा इलाका हार गए। रामपुर जिस सीट पे 52 से 53% मुस्लिम है, जहां किसी और के वोट की जरूरत ही नहीं थी, आप वो हार गए। फिर निकाय चुनाव में आपने देखा कि किस तरह मुस्लिम समुदाय ने इनसे दूरी बनानी शुरू की। निकाय चुनाव पे तमाम जगहों पे समाजवादी पार्टी के लोग 5वें 6ठे नंबर पे आए, जमानत जब्त हो गई, इनसे ऊपर निर्दलीय जीते, इनसे ऊपर MIM जीता। तो इनको ये बात अब समझ आई कि साहब हम जो अल्पसंख्यक वोट है कुल मिलाकर, वो एक बात कहने लगा कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, हमने तुमको सब कुछ दिया लेकिन तुम्हारे बस का नहीं है। 4 चुनाव देख लिए, सब कुछ देख लिया, तुम्हारे बस का नहीं। अब जाहिर सी बात है ये, अच्छा ये कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवी से लेके उलेमा से लेके सब अखिलेश यादव से मिलकर इस बात का दबाव डाल रहे थे कि सब कांग्रेस के साथ गठबंधन करें, क्योंकि हमारे पास कांग्रेस की तरफ जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। कांग्रेस से गठबंधन हो नहीं पा रहा था। राहुल गांधी यात्रा में थे, अखिलेश यादव उन पर दबाव बनाने के लिए कभी जयंत चौधरी के साथ अपने गठबंधन की घोषणा कर देते थे, कभी कांग्रेस को 11 सीट दे देते थे। कांग्रेस दबाव में आ नहीं रही थी। बहरहाल धीरे धीरे करते हुए इसमें प्रियंका गांधी ने कहीं ना कहीं एक रोल अदा किया, और इसका सारा खेल यह है कि साहब मुस्लिम वोटों को बिखरने से बचाया जाए। लेकिन चूंकि कांग्रेस के पास अपना कोई वोट नहीं है,
और खास तौर पे अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखें तो तकरीबन 50 सीटें 40 सीटें ऐसी हैं जिसपे या तो 27 सीट पे तो यादव है ही नहीं, और है बाकी में है तो बहुत कम है। जयंत चौधरी के भरोसे आप वहां कदम रख रहे थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को लेकर जो मुजफ्फरनगर दंगा है, मैं अक्सर कहता हूं कि अखिलेश यादव साबरमती एक्सप्रेस जैसे जिनको देख के गोधरा याद आ जाता है, उनको देखते ही मुजफ्फरनगर दंगों की याद ताजा हो जाती है। समाजवादी आखिर देखे, जयंत चौधरी ऐसे नहीं गए। जयंत चौधरी के पास अपने कैडर का बहुत जबरदस्त दबाव था। जो जाट थे उस इलाके के, वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ सहज महसूस नहीं कर रहे थे। तो ऐसे में आपके पास वहां पे कोई वोट है नहीं। यादव वोट वहां पे मैंने जैसा कहा 27 सीटों पे तो बिल्कुल नहीं है, और बाकी सीटों पे अगर आप देख ले तो 5% 7% वो यादव वोट है। तो केवल मुस्लिम वोट के सहारे आपका कैसे होगा? हकीकत यह है कि वेस्टर्न यूपी में आप देखें, अभी जैसे सबसे बड़ी बात हो रही है, मुजफ्फरनगर की सीट की बात हो रही है, जिसको बताया जाता है कि साहब आपने हरेन मलिक का नाम डिक्लेयर कर दिया या आपने उनके साथ फोटो खिंचा ली तो जयंत चौधरी आपको छोड़ के गए। हरेन मलिक पिछली बार वहां लड़े थे, उनकी जमानत जब्त हुई थी। हकीकत यह है कि वहां पे पिछले 2-3 में से 2 बार, तीसरी बार तो बसपा लड़ी ही नहीं, जब 2 बार लड़ी तो कादिर राना एक बार नंबर 1 है, एक बार नंबर 2 है। यानी कि जो जाटो मुस्लिम समझौता वहां नहीं हो पा रहा है, वहां जाट और मुस्लिम समझौता हो जा रहा है। तो ऐसे में पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस गठबंधन के जिसे कहना चाहिए तो पहुंच के ही बाहर हो गया है। मैं रही बात पूर्वी की, तो आगे करते हैं। मैं एक और सवाल जो है मुझे लगातार लग रहा है कि लगातार जैसे बांसगांव का नाम लेके आप पहुंच गए कि वो लड़ेंगे हमारी तरफ से, महावीर प्रसाद, वो तो बहुत दिन पहले दिवंगत हो गए। अब गाजियाबाद में डॉली शर्मा लड़ी थी 1,11,000, वहां तो 5-6 लाख वोट से बीजेपी कैंडिडेट वीके सिंह जीते थे। ये मुझे लगता है कि अब सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस की जो लग रही है कपिल इस पूरे इलाके में, वो मुझे ये लग रही है कि ये कैंडिडेट कहां से लाएंगे, क्योंकि समझौता तो हो गया, आपने सीट तो ढूंढ ली, अब आप कैंडिडेट कहां से लाएंगे कांग्रेस के लिए? आपको लगता है कि कांग्रेस, चूंकि इलाहाबाद जहां आप बैठे प्रयागराज, वहां आनंद भवन के अलावा कांग्रेस को ढूंढना, मतलब वहां सब उस संग्रहालय के अलावा जहां कुछ यादें छिपी हुई हैं, आप कहां कहां ढूंढ पा रहे हैं कांग्रेस को? आपने मुझसे पूछा है जी कपिल जी, भी आप सवाल लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। नहीं, बिल्कुल, अभी आपसे पूछा है, मैंने आपसे पूछा, कपिल अगर आपसे कोई सवाल करना चाहेगा तो कर लेंगे। आप नहीं, जरूर। देखें आप, हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ढूंढे नहीं मिल रही है। एक आपका बैशन था, एक आपका पारिवारिक गढ़ था। जिस दिन राहुल गांधी ने अमेठी के साथ वायनाड का पर्चा भरा था, ये गांधी परिवार की स्वीकृति थी, उनका एक्सेप्टेंस था कि हम अपना आखिरी किला भी ढहते हुए देख रहे हैं। रायबरेली से सोनिया जी चली गई, उन्होंने कहा कि हमको संसद में तो जाना है पर राज्यसभा के थ्रू जाना है। माना जा रहा है कि प्रियंका यहाँ पे आ रही हैं। अब देखिए, प्रियंका के अभी जो रायबरेली के लिए एक चिट्ठी लिखती हैं सोनिया गांधी, कैसे फिरोज गांधी का जिक्र करती हैं बार बार, और कहती हैं साहब हमारा, चूंकि फिरोज गांधी का वो कर्म क्षेत्र रहा है कि साहब ये तो मेरी ससुराल है, और फिरोज अपने ससुर का जिक्र करती हैं बार बार। वही फिरोज गांधी हमारे प्रयागराज में, यहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर दफन है। आज तक सोनिया, राहुल, राजीव, प्रियंका कोई नहीं। एक बार मेनका गांधी कभी कभी आ जाती हैं, बत्ती उसमें मोमबत्ती वगैरह जला देती हैं। जिन फिरोज गांधी को इंदिरा से लेकर राहुल तक सबने बुरी तरह इग्नोर किया, जिनकी कब्र पर तक आना गवारा नहीं किया, आज वो उस फिरोज गांधी का अगर वो जिक्र कर रही हैं, अगर कह रही हैं हमारे परिवार का आपको ख्याल रखना है, तो जाहिर सी बात है प्रियंका गांधी वहां से आ रही हैं। एक थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट जरूर माना जाता है, लेकिन इस इमोशनल अटैचमेंट को आप ओवर रेट नहीं कर सकते, और आपने ओवर रेट किया। आपने अमेठी में देखा, अमेठी से ज्यादा अमेठी में कोई कम अटैचमेंट नहीं था, राजीव गांधी के टाइम से लगातार अटैचमेंट था, लेकिन वहां राहुल गांधी हार जाते हैं, और हार ही नहीं जाते हैं, उनको पहले से अपनी हार का अंदाजा हो जाता है, और साथ में वायदान पे पर्चा भर देते हैं। तो अगर अमेठी में और रायबरेली में ये हाल है पुंडे साहब, तो आप बाकी प्रदेश में खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। अनुपम जी से मैं एक सवाल, धीरेन जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस क्या मैसेज भी नहीं दे पा रही है? वो कन्विक्शन उसके मैसेज में देखना चाहिए, वो भी नहीं दे पा रही है। क्या पहले ये तो बताएं। नहीं, आप ये बताएं। देखिए, मैं जूम के थ्रू जुड़ा हुआ हूं, मुझे आप लोग नजर नहीं आ रहे हैं, मैं सिर्फ सुन सकता हूं आपको। लेकिन कांग्रेस पार्टी का मैसेज है क्या? वो मैसेज जो पहले मोहब्बत की दुकान का होता है, फिर ओबीसी का झुंझुना बजने लगता है, फिर वो आपने देखा है कि राफेल पे चले जाते हैं, फिर चौकीदार चोर पे चले जाते हैं, फिर कोर्ट्स में जाके माफी मांग ले। मैसेज है क्या उनका? मैसेज दे पा रही नहीं दे पा रही तो बात की बात है, पर अभी मैसेज है क्या?
आपने पूरी यात्रा को छोड़ के आप जा रहे हैं, फिर से विदेश जा रहे हैं। तो अब जयराम रमेश जैसे जो लोग हवाई जहाज पकड़ के 5 दिन की छुट्टी है, घर चले जाएंगे। उसके बाद आपके सैकड़ों कार्यकर्ता जो आपके पीछे पीछे छोटी छोटी गाड़ियां लेके चल रहे हैं, तो 5 दिन सड़क पे बैठ के आपका वेट करेंगे कि युवराज वापस आएंगे, तो फिर से यात्रा शुरू होगी। 5 दिन के लिए इस देश का ओबीसी वर्ग, इस देश का दलित वर्ग, इस देश का अल्पसंख्यक वर्ग जो राहुल गांधी के बगैर चल नहीं पा रहा, तो इंतजार करेगा यात्रा का। मैसेज है क्या? बात आपकी बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन मुझे कई बार ये लग रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस ने इस पूरी कैंपेन को सिर्फ 5 या 7 दिन में समेट दिया। पूरी कैंपेन, अगर कपिल इसको गौर करोगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जब विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार को देखती हैं तो उसके बाद वो वापस नहीं आती हैं, किसी किसान के किसी प्रदर्शन में शामिल नहीं हुई हैं। जिस किसान की राजनीति यहां कर रहे हैं, जिस ओबीसी इश्यूज पर बात करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, वो एक आंदोलन में खड़ी नहीं हुई, उन सारी चीजों में खड़ी नहीं हुई। कांग्रेस के पास 2 विधानसभा सीट हैं, एक लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीट आती हैं, यानी कुल मिला के कांग्रेस की जो इस समय की मौजूदा हैसियत है वो एक लोकसभा सीट की भी नहीं है, लेकिन 17 सीटों पर लड़ रही है। तो ये एक अलग किस्म की गेम है जिसमें मुझे लगता है कि बहुत हार्ड बार्गेनर होने के बावजूद शायद जया बच्चन को आप भेज रहे हैं, आप आलोक उनको भेज रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपको ये जब सलीम शेरवानी निकलते हैं, जब आपकी पार्टी के मुस्लिम लोग ये कहते हैं कि हम पीडीए में शामिल हैं कि नहीं हैं, तो आप अखिलेश को ये प्रेशर है कि किसी भी तरह से आपको यहां एक कैंडिडेट देना है। तो मुझे लगता है कि अनुपम जी ये कहीं एक सिर्फ दिखाने के लिए गठबंधन तो नहीं है, क्योंकि जीत की आकांक्षा के लिए आपके पास एक क्लैरिटी होनी चाहिए, वो क्लैरिटी कहीं नहीं है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? मैं सच कह रहा हूं पंडित साहब, एक लिमिट के बाद मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि क्लैरिटी तो बहुत दूर की बात है, कंफ्यूजन की भी एक सीमा पार हो जाती है। अभी जैसे आपने खुद कहा कि आप एक ऐसे सीट और एक ऐसे कैंडिडेट के लिए आप मांग कर रहे हैं जिसको इस दुनिया से गए 20 साल हो गए, तो महावीर प्रसाद की बात करते हैं। तो आप अगर इस कदर आप ग्राउंड रियलिटी से कटे हैं, आप फैक्ट से कटे हैं, आप डेटा से कटे हैं, आप बातों से, तो जाहिर सी बात है अगर आप महावीर प्रसाद के लिए टिकट मांग रहे हो तो इसका मतलब आप सिर्फ टिकट मांगने के लिए मांग रहे हो। आपके पास कोई आपके पास है भी क्या? ले देखे वो रायबरेली की सीट 2% वोट, वो भी 2% वोट आपको कहाँ से आता है आप देख लीजिए। ये उधर रायबरेली से आ जाता है, वहां पे विधानसभा में वो जो प्रमोद तिवारी की लड़की मोना तिवारी लड़ती है रामपुर खास, वहां से आ जाता है। रामपुर खास से इसलिए आ जाता है क्योंकि समाजवादी पार्टी का सहयोग मिलता है, वहां कोई विपक्ष नहीं है, और उसको पहले प्रमोद तिवारी ने 40 साल जीता, उसके बाद उनकी लड़की जीत रही। 2 सीटों से आपके वोट आ जाते हैं, बाकी जगह आप नोटा के बराबर या उससे कम रहते हैं। तो ऐसे में जब आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप मैंने तो ट्वीट किया था पंडित साहब, अगर आपको याद हो, कि गठबंधन हो रही है, वार्ता हो रही कि कौन कितनी सीट हारेगा, जीतने का नाम आ कहाँ रहा है। तो ठीक है, आज हम लोग इसको इसी नोट पे खत्म करेंगे, चूंकि टाइम की एक लिमिट है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस जिस तरह से यहां इस राज्य में सीटें कम से कम गठबंधन में हासिल कर ली है, मुझे नहीं लगता कि इतनी सीट उसको आएंगी, क्योंकि ये गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है, पिछली बार प्रशांत किशोर ने तो इस बार मुस्लिम वोटों ने कराया है, और हम लोगों को इंतजार रहेगा कि ये देखें कि आखिर इसका जवाब क्या दिया जाता है जब रिजल्ट आएंगे। आज के लिए इतना ही। सीधी लकीर धीरेन्द्र पुंडीर के साथ आप जुड़े रहिए। शुक्रिया कपिल।